नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में 61वां स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। सीएम सैनी ने की शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज के योगदान की सराहना। हरियाणा को एआई हब बनाने की दिशा में अहम कदम। 31 जनवरी को पहली बार एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे चंडीगढ़ में शिरकत। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, शहीद सैनिकों के बच्चों को मिलेंगे 8,000 रुपए महीना। सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में 61वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। ये समारोह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित करते हुए मनाया गया है, जिसमें कॉलेज के छात्रों और स्टाफ ने भाग लिया। यह समारोह उच्च शैक्षणिक और नैतिक मूल्यों के साथ मनाया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को याद करते हुए नमन किया। सीएम नायब सैनी ने मंच से संबोधित किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कॉलेज की शैक्षणिक उपलब्धियों और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आदर्शों का उल्लेख किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा और विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। सीएम सैनी ने समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज के योगदान की सराहना की। युवा साथियों, आज कॉलेज का ये स्थापना दिवस उस महान परंपरा और चेतना का ये उत्सव है जिसने सदियों तक भारत की आत्मा को जागरूक रखा। परम सत्कारयोग, मुझे खुशी है कि इस कॉलेज की स्थापना हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी उसकी चर्चा की है। इसकी स्थापना 1966 विच सिख एजुकेशनल सोसाइटी दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से रखी गई। युवा साथियों, इस कॉलेज की नींव, जैसा दस्या भी गया है, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरो साहब उन्होंने कर कमलों द्वारा इसकी नींव रखी गई सी। जिस प्रकार गुरु जी ने त्याग, साहस व मानवता का संदेश दिया, उसी प्रकार इस कॉलेज के जो उद्देश्य ने विद्यार्थियों में गुरु जी के महान गुणों का ये विकास करना इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। युवा साथियों, ये कॉलेज उस विचार को साकार रूप करता है कि शिक्षा केवल ज्ञान लेने दी ये माध्यम नहीं है, बल्कि ये संस्था, ये सिख एजुकेशन सोसाइटी जेड़ी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम ते ये चलती है, इस संस्था दे विच ये केवल शिक्षा ग्रहण करने का केंद्र नहीं है, ये केंद्र है चरित्र निर्माण का, और ये केंद्र है राष्ट्र निर्माण का, और ये केंद्र है मानव निर्माण का। ये गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते तो आगे बढ़ रही है। हरियाणा सरकार की साझेदारी से TIE 31 जनवरी को चंडीगढ़ में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जो राज्य सरकार की तकनीक आधारित विकास और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस एआई शिखर सम्मेलन में लगभग 60 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन 4 देशों और भारत के 11 राज्यों से वक्ताओं को एक मंच पर लाएगा, जिससे इसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य को एआई का हब बनाने के विजन पर जोर देंगे। हरियाणा के एआई स्टार्टअप्स के भी सम्मेलन में शामिल होकर अपने नवाचार प्रस्तुत करेंगे। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा राज्य एआई और सूचना प्रौद्योगिकी में नए अवसरों का केंद्र बनेगा।
हरियाणा सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों और युद्ध या ऑपरेशन में हताहत सैनिकों के बच्चों के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना को लागू कर दिया है। बच्चों को 5,000 से 8,000 रुपए महीने तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसे लेकर सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें कि सीएम नैब सिंह सैनी ने जून 2025 में हुई कैबिनेट मीटिंग में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना को मंजूरी दी थी। अब इसका नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू कर दिया गया है। सीएम सैनी ने विधानसभा चुनावों से पहले जारी अपने संकल्प पत्र में इसका वादा किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 60,000 रुपए मिलेंगे, जबकि ग्रेजुएशन के छात्रों को प्रतिवर्ष 72,000 रुपए दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि प्रतिवर्ष 96,000 रुपए निर्धारित की गई है। युद्ध, आईईडी विस्फोट, आतंकवादी हमले, सीमा झड़पें, हृदय गति रुकना, हवाई दुर्घटना, समुद्र में मृत्यु, आंतरिक सुरक्षा कर्तव्य के दौरान प्राकृतिक आपदाएं और बचाव अभियान में प्रभावित सैनिकों के बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। वहीं पॉलिसी में यह प्रावधान है कि मृतक कर्मचारी की सेवा में शामिल होने के समय हरियाणा का निवासी होना चाहिए, चाहे उसका वर्तमान आवासीय पता कुछ भी हो। गैंगस्टरों की कमर तोड़ने में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें हथियार सप्लाई करने वाले 2 युवकों को 15 अवैध पिस्तौल और 34 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। विदेश से गैंग ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये हथियार सप्लाई करवा रहे थे। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियारों की एक बड़ी खेप गैंगस्टर के गुर्गों के पास पहुंचने वाली है, जिसके चलते पुलिस ने आउटर बाईपास रोड स्थित जलेबी चौक पर नाकेबंदी कर रखी थी और इस दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 2 युवक पिट्ठू बैग लिए हुए थे और पुलिस ने तुरंत उनको राउंड अप किया और जब जांच की गई तो उनके बैग से 15 अवैध हथियार बरामद हुए, जिनके साथ 34 जिंदा कारतूस भी थे। आरोपियों की पहचान कुरुक्षेत्र के रहने वाले रमन और पानीपत के रहने वाले रविंद्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों किसी गुर्जर गैंग से संबंध रखते हैं और सभी हथियार भाऊ गैंग के गुर्गों को सप्लाई करने थे। रोहतक एसपी सुरेंद्र भोया ने चेतावनी दी है कि आपराधिक घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी अपराध करने वाले की मंशा रखते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुराना में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर को लाखों रुपए की चरस के साथ काबू किया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा क्षेत्र में गश्त की जा रही थी और उस समय पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति करेला गांव के पास खड़ा है, जिसके पास नशीला पदार्थ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने वहां पर रेड की तो वहां एक व्यक्ति करेला झमोला गांव के स्कूल के पास खड़ा हुआ मिला। वह जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 किलो 15 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान धर्मेंद्रवासी करेला जिला जींद के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को आज मान्य अदालत में पेश किया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। यमुनानगर जिला लोक संपर्क एवं कष्ट समिति की बैठक में पहुंचे समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने यूजीसी मुद्दे पर कहा कि यह केंद्र सरकार का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि कानून तो बहुत सारे बने हैं, पर जब तक कोई गलत नहीं करता चिंता की कोई बात नहीं है। घर बैठे किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होगा। जो ठीक है उसे कोई नहीं होने रोकने वाला और फिर भी मामला केंद्र सरकार के विचाराधीन है। समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि यमुनानगर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 15 मामले सामने हैं, जिसमें 10 नए मामले हैं और 5 पुराने मामले हैं। 12 पर निर्णय लिया गया है और बाकी पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। आज जिला यमुनानगर की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में टोटल 15 एजेंडा थे, जिसमें 5 पुराने एजेंडा थे और 10 नए, टोटल 15 हो गए और 12 एजेंडों पे हमने निर्णय ले लिया है, उनको फाइल कर दिया है और 3 अभी पेंडिंग है, जिनमें पार्टी ने स्वयं, कुछ ने, एक ने टाइम ले लिया, कुछ में जांच करने की जरूरत थी। तो आज बड़ी स्पीड से हमारे अधिकारियों ने, हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम और एसपी साहब के नेतृत्व में सभी शिकायतों को ठीक तरीके से निवारण भी किया और उनको, लोगों को सेटिस्फाई भी किया। और आज की सफल मीटिंग के लिए मैं प्रशासन को और हमारे जिलाध्यक्ष जी को और सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मीडिया के लोगों ने भी पूरा समय लगाकर सारे जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में पूरा टाइम दिया। आपका भी आभार। सर, ये विषय आ रहा है
किंतु केंद्र सरकार इसका मामला केंद्र सरकार का और केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेने की स्थिति में है और वो इस प्रकार की कुछ प्रक्रिया की शुरुआत भी हुई है। और यदि लोगों की कोई प्रतिक्रिया ऐसी है, क्योंकि मामला तो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की थी, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डायरेक्शन दी है ये और बड़े बार बार सरकार को निर्देश दिए तब जाके इसको बिल लाने की बात हुई थी। परंतु यदि कोई गलत नहीं करेगा, कानून तो बहुत बने हुए हैं, जब कोई गलत करता है तभी कोई चीज रिकॉर्ड में आती है, तभी उसको पनिशमेंट मिलती है और यदि कोई गलत नहीं करेगा तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है। बदलाव हो सकते हैं। देखो क्यों डर रहा है, जब गलत नहीं करने की मनसा मेरी नहीं है तो मैं क्यों डरूं? मैं गलत करने की मनसा है तो मेरे को डर रहेगा। और कानून किसी को घर बैठे बिठाए को कुछ नहीं कहता, जो ठीक ठाक चलता है किसी के खिलाफ नहीं चलता। परंतु इस प्रकार के सुझाव और सोच लोगों की है और केंद्र सरकार इसको निर्णय लेगी। अंबाला शहर के कपड़ा मार्केट में जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। एग्जाम की वजह से कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और अंबाला में आज 2 बाइक के बीच में हुई टक्कर के बाद बहस इतनी बढ़ गई कि अमित नामक डिलीवरी बॉय पर 2 लोगों ने हमला कर दिया और नकीली चीज से उस पर वार कर दिया, जिसके बाद घायल को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पर घायल के भाई ने न्याय की गुहार लगाई है और वहीं जानकारी देते हुए मौके पर मौजूद डायल 112 के पुलिसकर्मी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अंबाला कपड़ा मार्केट में टक्कर के बाद विवाद हो गया है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और घायल को नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। हमारे भाई कॉल आई थी 112 से, हम मौके पे बस स्टैंड पे पहुंचे। वहाँ पे मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट हुआ था। जो तो दुकान वाला है उसने अमित कुमार के सिर पे ईंट और बोतल और गिलास से हमला किया है, जो कि हमने अमित को लेकर सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। वहाँ पे आयु चौकी इंचार्ज 3 नंबर के पहुँच चुके हैं, बाकी कार्रवाई सर करेंगे। मोटरसाइकिल पे कपड़े का काम करता था, तो इनका आपस में जो एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से मतलब कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे, आपस में आमने सामने इनकी टक्कर हुई है। टक्कर होने से बाद उसने अपने फादर आ गया, उसका फादर ने जो कि मारा है उसको। थे दुकान वाले, सिर में काफी चोट आई है। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पटवारी और लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारी प्रदेश के सस्पेंड किए गए 6 पटवारियों को बहाल करने और नए पटवारियों को नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। पटवारियों ने रेवेन्यू पटवार और कानूनगो एसोसिएशन के बैनर तले एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए निलंबित किए गए पटवारियों के निलंबन को गलत करार दिया है। प्रदर्शन कर रहे पटवारियों ने सरकार से निलंबन को वापसी लेने की मांग की है और कहा कि अगर सरकार ने हठधर्मिता ना छोड़ी तो आंदोलन को तेज करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पटवारियों ने नए पटवारियों की नियुक्ति किए जाने की भी मांग सरकार से। आज का धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है हमारी स्टेट कार्यकारिणी के आह्वान पर किया जा रहा है। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल के मामले में हमारे शहर हरियाणा के पटवारी साथियों को निलंबित किया था, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था। जो कि काम करने का था वो सभी पटवारियों ने और अधिकारियों ने भी वही कार्य किया था। उन पटवारी की कोई इतनी गलती नहीं थी। उसके बावजूद हमने सरकार से मांग की कि इन साथियों को बहाल किया जाए, इनका कोई कसूर नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार ने आज तक हमारी मांग को नहीं माना है और इस करके पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों के अंदर पटवारी आज एक दिन का धरना प्रदर्शन सांकेतिक रखे हुए हैं। अगर सरकार ने ये मांग नहीं मानी तो ये धरना प्रदर्शन आगे लंबा भी जारी रह सकता है। पहले भी पालम विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंसल्स पालम विहार के एक मकान में दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में थाना पालम विहार में FIR 26 जनवरी 2026 को दर्ज की गई। शिकायतकर्ता श्रीनिवास वी, जो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बताया कि सरपंच वीरू उर्फ वीर सिंह राणा, उसके साथी आयरन राणा और करीब 50 अन्य लोगों के साथ कई गाड़ियों में सवार होकर मौके पर पहुंचा। आरोप है कि ये लोग लोहे की रोड, डंडों और अवैध हथियारों से लैस थे। आरोपियों ने कोर्ट के आदेश से लगाए गए बैंक के सील और ताले तोड़ डालकर संपत्ति के अवैध रूप से प्रवेश किया और सील को अपने साथ ले गए ताकि सबूत नष्ट किए जा सके। पुलिस के अनुसार ये मामला दंगा, हथियारों के साथ दंगा, आपराधिक साजिश, जबरन कब्जा, सबूत मिटाना और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ा है। मामले की जांच ASI राकेश कुमार को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो सबूत भी जब्त किए गए हैं और आरोपियों की भूमिका की गहन जांच जारी है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।